बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में वो दो बड़ी ख़बरें जिनका प्रीवियस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हमने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उन दोनों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। वो दोनों ख़बरें, उनकी जो तफसीलात हैं, अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसा कि आप देखने वाले मेरे भाई बहनें, मेरे दोस्त ये जानते हैं, बुज़ुर्ग ये जानते हैं कि कल एशिया कप में एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत का टाकरा होने जा रहा है। तो कल के इस बड़े मैच से पहले चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग से मुतल्लिक है, उस हवाले से एक व्लॉग करेंगे। और इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल हैं, वो कल के पाक भारत मैच से पहले आपके साथ हम एक वीडियो लॉग बना के आपके साथ हम शेयर कर देंगे। तो ये तो नाज़रीन हमारे कल के वीडियो लॉग का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था। अब आ जाते हैं जो हमारा आज का व्लॉग है, आखिरी व्लॉग है। और आपके साथ प्रॉमिस किया था कि अगर हम कुछ हक़ाइक़ निकाल के देखें, इन्वेस्टिगेशन करें, जो इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन अपोजिशन में होते हुए ये इल्ज़ाम लगाते थे और एक टर्म इस्तेमाल करते थे कि नैब न्याज़ी गठजोड़, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में उनके सियासी मुखालफिन पे ज़्यादा जो हाथ डाला गया वो नैब की जानिब से डाला गया। नवाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, हमज़ा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ गिरफ़्तार हुए, एहसन इकबाल गिरफ़्तार हुए, राना सनालो को गिरफ़्तार किया गया, मिफ्ता इस्माइल को गिरफ़्तार किया गया, आसिफ जरदारी को, फरियाल तालपुर को, इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये जो बंदियाल साहब का दौर है, इनके दौर में जिस तरीके से अख्तियारात को इस्तेमाल किया गया और जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको, उनकी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाया गया, इस हवाले से अगर हक़ाइक़ सामने आ जाएँ, इस हवाले से अगर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव काम किया जाए, तहकीक की जाए, तो वो जो टर्म थी नैब न्याज़ी गठजोड़ की, उसे लोग भूल जाएंगे और लोगों की ज़ुबान पे ये टर्म आ सकती है, ये इस्तिलाह आ सकती है कि कहीं ये बंदियाल न्याज़ी गठजोड़ तो नहीं था। तो इस हवाले से हमने जो डिटेल इकट्ठी की है, उनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले हमारी जो दूसरी ख़बर है, बड़े इस्तीफ़े की ख़बर आज नेशनल मीडिया पर चलती रही कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं असगर हैदर साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और इस खबर को नेशनल मीडिया पे ये कहा गया, इस तरीके से रिपोर्ट किया गया कि ज़ाती वजूहात की बिना पे उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। वैसे हमारे जो साथी सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर मंसूर अली ख़ान साहब, उन्होंने इस हवाले से एक अपना ज़राए के साथ बात करके अपनी ये ख़बर दी है। लेकिन मेरे पास कुछ डिफरेंट न्यूज़ है। मैं मंसूर भाई की ख़बर को किल नहीं कर रहा, उनकी तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ज़राए की जो खबर है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इस खबर में नाज़रीन जो नेशनल मीडिया पे आज सारे दिन चलती रही, ये भी कहा गया कि असगर हैदर के रिज़ाइन के बाद अल-कादर ट्रस्ट, जो कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ केस है, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का 190 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। और असगर हैदर के रिज़ाइन के बाद वो जो रेफरेंस है, जो एहतसाब अदालत में दायर होना था इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी, शहजाद अकबर और दीगर मुतल्लका जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़, अब वो रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला ना हो सकेगा, क्योंकि इस रेफरेंस का फ़ैसला करने के लिए प्रोसिक्यूटर का मौजूद होना ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो जो दोस्त ये कह रहे थे, उनके लिए मतलब जिस तरीके से इस खबर को नेशनल मीडिया पर चलाया गया, वो नैब का जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 9 है, डी है, उसको पढ़ लें। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अगर जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, अगर वो मौजूद नहीं होता, उनकी अदम मौजूदगी में, मतलब अगर वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अगर वो अपनी सीट में मौजूद नहीं है, अगर उनकी तैनाती नहीं हुई, रिज़ाइन कर चुके हैं, तो इस सूरत में जो चेयरमैन नैब हैं, उनके पास जो प्रोसिक्यूशन की टीम है, उसमें से किसी को एक्ट ड्यूटी दे सकते हैं कि वो एक्ट करे एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। तो हमारे तई जो ज़राए से ख़बरें आई हैं, उसमें यह बताया गया है कि इस वक्त नैब में 4 एडिशनल नैब प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं। अकबर तारड़ साहब हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं नैब में। मुमताज़ यूसुफ साहब हैं, जहाँ से भरवाना साहब हैं और हैदर अली साहब हैं। अब इनमें
तमाम मेरे जानने वाले हैं, मैं उनका जानने वाला हूँ, लेकिन अगर एक सहाफ़ी के तौर पे मैं अपनी राय आपके सामने रखूँ तो इसमें दो नाम मुझे लगते हैं कि जो इसमें फेवरेट हैं, जिन्हें कहा जा सकता है कि आप एज ए प्रोसिक्यूटर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दें और उनका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उनमें एक नाज़रीन जहाँ से परवाना साहब और दूसरे मुमताज़ यूसुफ साहब मेरी नज़र में ज़्यादा फेवरेट हैं। वैसे हैदर अली साहब भी बड़े कम्पिटेंट हैं, अकबर तारड़ साहब भी बड़े प्रोफेशनल और बड़े पुराने सीनियर नैब में काम कर रहे हैं। एक तो ये हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दें। इसके अलावा नाज़रीन जो हमें जो असगर हैदर साहब के करीबी ज़राए हैं उनसे ये पता चला है कि उन्होंने रिज़ाइन ज़ाती वजूहात की बिना पे भी नहीं किया, और जस्टिस काजी फैसल साहब जो कि अगले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे, उनका भी उनको आने का कोई खदशा डर नहीं था और उनकी वजह से वो रिज़ाइन नहीं किया। मुझे ये बताया गया कि असगर हैदर साहब ने असूली एक स्टांस के ऊपर रिज़ाइन किया है। अब असूली स्टांस क्या है, उसके लिए जो नैब का सेक्शन 8 है उसका सब क्लॉज ए पढ़ें। उसमें लिखा गया है कि सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब के साथ कंसल्टेशन करके मुशावरत करके किसी ऐसे शख्स को प्रोसिक्यूटर नैब तैनात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई करता हो। यानी जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का तजर्बा जिसके पास हो, वही शख्स जो है वो बन सकता है प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। तो एक तो इसमें ये क्लास है, ये आप पढ़ें। दूसरा जो मुझे पता चला है उसमें ये कहा गया है कि जो आइन का आर्टिकल 179 है, जिसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 65 साल की एज को जैसे पहुंचेगा वो रिटायर्ड हो जाएगा। अभी जो बंदियाल साहब हैं आप उनको देखें, जिस्मानी तौर पे बड़े फिट हैं, बड़े सेहतमंद हैं, हशाश बशाश तरोताज़ा नज़र आते हैं, लेकिन उनको उनकी जो एज है 16 सितंबर को 65 साल मुकम्मल हो जाएगी और वो 17 सितंबर को अपनी 66वीं सालगिरह मना रहे होंगे। तो ये आइन का तकाजा है कि 65 साल को कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का पहुंचेगा वो रिटायर्ड हो जाएगा। अब मुझे जो ज़राए ने बताया है, असगर हैदर साहब के करीबी ज़राए ने, उन्होंने ये कहा कि जब क्वालिफ़िकेशन एक शख्स की ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई करता हो, वो प्रोसिक्यूटर लग सकता है, तो असगर हैदर साहब ने रिज़ाइन इसी बुनियाद पे किया है कि जब मैं क्वालिफाई किया था तो मेरी क्वालिफ़िकेशन की शर्त यह थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल हूँ, मेरे पास ये मयार हो, मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन हो। और रिज़ाइन उन्होंने इस बात पे किया है कि जब मेरा चेयरमैन नैब बनने का मयार ये था, अहलियत ये थी कि मेरे पास वो तजर्बा होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी के पास भी हो, तो मैं रिज़ाइन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी 65 साल की एज मुकम्मल हो गई है, मैं 65 साल से ज़्यादा हो रहा हूँ, इसलिए जब मेरा एक कंडीशन है, शर्त है कि मैं क्वालिफाई तब करूँगा, तब नैब का प्रोसिक्यूटर बनूंगा जब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल हूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, और फिर उसके लिए अपने ओहदे से जो सुबकदोश होने की शर्त है कि 65 साल को आप रिटायर हो जाएंगे, उसी का असगर हैदर साहब ने इतलाक करते हुए आज अपने रिज़ाइन से, अपने ओहदे से रिज़ाइन किया है। और उनका जो इस्तीफ़ा है वो कहा गया है कि 15 सितंबर से विद इफेक्ट होगा। और ये इस्तीफ़ा देने से पहले उन्होंने चेयरमैन नैब के साथ बाज़ाब्ता मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने अपने इस्तीफ़े के हवाले से आगाह किया। तो ये हमारे पास खबर थी जिसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे थे। मेरे पास ये खबर है। अब आ जाते हैं हमारी जो दूसरी खबर है। ये नाज़रीन मैंने कुछ डेटा निकाला है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से। मैंने कोई 1.5-2 घंटे तहकीक की है, रिसर्च की है, तहकीकाती सहाफ़त की है, यूँ कह लें। एक मैंने 2023 का डाटा निकाला है और दूसरा मैंने 2022 का डाटा निकाला है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है वो 2023 का डाटा है। 2023 में नाजरीन आपको पता है कि, बल्कि बता देते हैं, बल्कि इससे पहले आपको बताएं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जो बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने उसको सस्पेंड कर दिया था। इससे भी आपको अंदाज़ा होगा इस कानून को सस्पेंड करने से, जब मैं अपनी तहकीक, अपने इदादो शुमार, अपनी डिटेल आपके सामने रखूँगा कि क्यों इस कानून को सस्पेंड करना मकसूद था और सस्पेंड करने के बाद इसे पेंडिंग में रखना क्यों मकसूद था। एक तो नाज़रीन आपको बताएं कि साल 2023 में अब तक, आज के दिन तक, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है, जिसे सो मोटो का अख्तियार कहा जाता है, जो सोली
5 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक सिर्फ चीफ जस्टिस एक्सरसाइज कर सकते हैं। बंदियाल साहब का नाम नहीं ले रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो चीफ जस्टिस होगा वो इस राइट को एक्सरसाइज करेगा। अब तक इस साल में 2023 में कोई 32 आईनी दरखास्तें आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट में, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, दायर की गई। इन 32 दरखास्तों में नाज़रीन 7 फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गए, डायरेक्टली ज़्यादातर और कुछ इनडायरेक्टली, और बाकी जो 25 हैं उसमें से 2 दरखास्तें ऐसी हैं जो गैर मुतलका लोगों की, जिनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसमें एक कोई गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 3 है जो आज तक पेंडिंग पड़ी है। इसके अलावा एक और हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट बार की है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट बार की कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 13 है, ये सुप्रीम कोर्ट बार का पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ तनाज़ा था, ये उससे मुतल्लिक है। अब 7 फैसले हक में आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 32 टोटल पिटीशन है, पीछे 25 बच जाती हैं। 25 में से 2 ये इरेलीवेंट निकाल दें तो बाकी 23 बचती हैं। अब मैं एक एक करके सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ, खुद आप अंदाज़ा करें कि ये रिकॉर्ड, ये डाटा देखने के बाद इंसान क्यों नहीं कहेगा कि ये तो सारे फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गए हैं। पहली पिटीशन आज जो सुप्रीम कोर्ट में आई, वो शोएब शाहीन साहब जो वकील हैं, एडवोकेट, वो लेके आए, और वो लेके आए थे पंजाब और KPK के इंतखाबात के हवाले से। दूसरी जो पिटीशन आई थी वो सब्तैन खान साहब की आई थी, पंजाब के स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़। इसी में बल्कि मुश्तरका पिटीशन थी सब्तैन खान साहब के साथ, जो KPK के स्पीकर हैं वो भी शामिल थे, इसमें PTI के दीगर लोग भी शामिल थे। तो इसको नंबर लगे कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1 और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 2। इन दोनों दरखास्तों पे जो फैसला था, जो बंदियाल साहब की राय है, वैसे तो इस पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि ये 3-2 का फैसला है, 4-3 का फैसला है, 4-3 का फैसला है। लेकिन जो बंदियाल साहब और बाकी जजेस का मौक़िफ़ था, उनके मुताबिक अगर चलें तो पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया। KPK के गवर्नर को कहा गया कि आप इलेक्शन की तारीख दें। पंजाब की तारीख के हवाले से सदर साहब को कहा गया कि आप पंजाब में इलेक्शन करवाने की तारीख दें। तो ये फैसला इम्प्लीमेंट हुआ। इस फैसले के ऊपर पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया और 30 अप्रैल की डेट दी गई। तो एक तो ये फैसला 2 पिटीशन पे PTI के हक में आया। अब आ जाएँ पिटीशन नंबर 3, मैंने जिक्र कर दिया कि गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से है, इसको छोड़ देते हैं। चौथी पिटीशन आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत से ज़फ़र अली शाह, जुल्फ़ी बुखारी के अजीज़, और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, ये शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट की पिटीशन लेके आए थे। शहबाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई की पिटीशन लेके आए थे। ये सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, इसको नंबर लगा 4/2023 और ये आज तक पेंडिंग पड़ी है। तीसरी आप देखें, 5वीं, सब्तैन खान, जो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया था ना कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते, 8 अक्टूबर को कराएंगे, उसके खिलाफ सब्तैन खान पिटीशन लेके आए थे। इस पिटीशन पर भी 4 अप्रैल को जस्टिस बंदियाल साहब के बेंच ने PTI के हक में फैसला दिया, सब्तैन खान के हक में फैसला दिया। आगे आ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 6, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 8, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 10, इसमें 9 मिसिंग है। 9 क्यों मिसिंग है इसकी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ शेयर करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 11, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 12, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर, फिर गैप के बाद 18, 19, 20। अब ये पिटीशन नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर हुई। नियाजुल्लाह नियाजी साहब दरख्वास्त गुजार, पिटीशन नंबर 20, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर फोरम के रहनुमा। अजहर सदीक साहब, इमरान खान साहब के वकील। इसी तरीके से शाफे मुनीर, ये भी लायर फोरम के हवाले से बताए जाते हैं। ज़मान वर्दक साहब, मुझे इंटरव्यू देते हुए इतराफ़ किया कि इंसाफ लायर फोरम से उनका ताल्लुक़। गुलाम महिउद्दीन अली ज़फ़र साहब के दलाइल को अडॉप्ट किया गया, इंसाफ लायर फोरम के बाज़ाहिर लगते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन, ये जो एंकर तजियाकार हैं एयरवाई पे, ये भी खान साहब की तरफ इनका टिल्ट होता है, उनका बयानी लेके चलते हैं। तो ये भी फैसला उस कानून को सस्पेंड करके, आज तक कानून ये सस्पेंड चला रहा है, ये भी खान साहब के हक में गया, क्योंकि सस्पेंड करने का मकसद ये था कि इसका फैसला नहीं करना था, इस कानून को चलने नहीं देना था। बज़ाहिर जिस तरीके से केस चला है ऐसे लगता है। अब आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 9 किसके थे।
ये भी पीटीआई के हक में फैसला आया इस पटिशन में। ये सरदार काशिफ खान लेके आए थे। इस पटिशन के ज़रिए इमरान खान साहब ने, ये भी पेंडिंग पड़ी, इस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन पेंडिंग रखते हुए इस पर जो अबूरी हुक्मनामे जारी हुए, खान साहब को कहा गया, खान साहब को एक प्लेटफॉर्म दिया गया, एक स्टेज सजा के दिया गया कि आप मुज़ाकरत करके हुकूमत से, इत्तेहादी हुकूमत से, शहबाज शरीफ ज़रदारी मौलाना की हुकूमत से इलेक्शन की डेट ले लें। बंदयाल साहब ने प्लेट पे सजा के स्टेट दिया, लेकिन खान साहब किसी और हवाओं में थे। खान साहब ने मुज़ाकरात की बनती हुई बात 30 जून को समिया तहलील करना डिसाइड हो गया था, इलेक्शन की तारीख भी हो जानी थी 90 दिनों के अंदर, लेकिन खान साहब ने वो मुज़ाकरात जो है ख़ुद ही सबोताज कर दिए। तो ये कितनी दरख्वास्तें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सस्पेंड करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाया गया। क्योंकि अगर ये कानून सस्पेंड ना होता तो एक कमेटी जिसमें काजी फैसल साहब होते, सरदार तारिक मसूद साहब होते, वो आर्टिकल 184(3) के केसेस का फैसला करते। वो कमेटी फैसला करती कि किस मामले के ऊपर किन दरख्वास्तों को इंटरटेन करना है, किन दरख्वास्तों को इंटरटेन नहीं करना। अब यहाँ पे आप देखें कि ये कानून सस्पेंड होने के बाद फिर चीफ साहब ने कौन कौन से आर्टिकल 184(3) के फैसले किए, अब उनकी डिटेल आपके साथ सामने रखने जा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन 9 का जिक्र कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 14, 15, 16, 17, ये मैंने कहा था उसमें मिसिंग थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले में ये बीच में गैप था। ये है ऑडियो लीक कमीशन से मुतल्लिक। अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, एक्ट जो है, सस्पेंड ना होता तो ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ भी चीफ साहब दरख्वास्तें ना सुन पाते। अब ये 4 दरख्वास्तें हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, मुक़्तदर अख्तर शबीर, सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी, इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, रियाज़ इफ्राही, इस पर भी कानून को सस्पेंड करके डायरेक्टली कह लें, मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तौर पे इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुँचा। क्योंकि अगर वो कानून पे, कमीशन पे हुक्म इम्तना ना आता तो काजी फैसल साहब ने इमरान खान साहब को बुला लेना था, आबिद ज़ुबैरी साहब को बुला लेना था। आबिद ज़ुबैरी साहब भी खान साहब की वकालत करते हैं, खान साहब के केसेस उनसे मिलते जुलते केसेस लेके जाते हैं, उनका बयानिया अदालत में जाके केस की सूरत में पेश करते हैं। तो ये भी 4 दरख्वास्तों पे फैसला नहीं हुआ, लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर जारी करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा खान साहब को पहुंचा। आगे आ जाए नाज़रीन, रिव्यू एक्ट, ज़मान खान वर्धक पटिशनर, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 22, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 21 ग़ुलाम मोहिउद्दीन, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 23 रियाज़ इफ्राही, ये वही दरख्वास्त गुजार हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में थे। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को स्टे ना किया जाता तो ये दरख्वास्त भी बंदयाल साहब ना सुन पाते। अच्छा, उस कानून को सस्पेंड किया, रिव्यू एक्ट को सस्पेंड नहीं किया, और 6 या 5 समातें करके इस कानून को कलअदम करार दे दिया। फैसला किसके हक में गया? क्योंकि इस कानून के खिलाफ पीटीआई के लोग आए हुए थे। ज़मान वर्धक साहब का ताल्लुक इंसाफ लायर फोरम से है। अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए थे। इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फरीक बनी थी। अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए थे। अली ज़फ़र साहब के दलाइल रियाज़ इफ्राही, ज़मान वर्धक, ग़ुलाम मोहिउद्दीन ने अडॉप्ट किए थे। आगे आ जाए नाज़रीन, ये भी फैसला पीटीआई के हक में गया, कानून को कलअदम कर दिया गया। आगे आ जाए, जवाद ख्वाजा सिविलियन के फ़ौजी अदालतों के खिलाफ ट्रायल पर जवाद ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस हैं, इनको छोड़ दें। आज़ाद मुंश इंसान हैं और दरवेश इंसान हैं। एतजाज़ अहसन साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े नज़र आएंगे, इमरान खान साहब का बयानिया टोक करते नज़र आएंगे। करामत अली, ज़मान वर्धक साहब वही इंसाफ लायर फोरम के, जुनैद रज़ाक साहब, और इमरान खान साहब की अपनी पटिशन भी हामिद खान साहब ने दायर की थी। ये तमाम दरख्वास्तें भी दायर हुई। चीफ साहब ने इस पर भी समातें करके कार्रवाइयाँ की, और जो 102 लोग वहाँ पे पकड़े गए, जना हाउस पे हमला करने वाले, GHQ पे हमला करने वाले, मुल्क भर में मिलिट्री अमला को नुकसान पहुँचाने वाले, उनको तमाम तर सहूलियात भी फराहम कर दी गई। और वहाँ पे जो उनका ट्रायल चलना था, कोर्ट मार्शल होना था फ़ौजी अदालत में, उसको भी रोक दिया गया। यहाँ पर भी रिलीफ खान साहब के कारकुनान को मिला, मुबैना तौर पर जो 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व थे। आगे आ जाए नाज़रीन, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर सुप्रीम कोर्ट बार लेके आई 30, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर सुप्रीम कोर्ट बार लेके आई, ये भी फ़ौजी अदालतों के हवाले से। अच्छा, एक और भी पटिशन है गैर मुतल्लका, हाजी मूसा खान साहब लेके आए थे। ये भी इनका कोई पर्सनल, कोई ज़ाती मैटर था, ये कोई सियासी केस नहीं था, ये भी केस पेंडिंग पड़ा है। आखिरी पटिशन कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने दायर की है, और ये लेके आए थे मरदमशुमारी पे कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। और इसके अलावा नाज़रीन ढेर सारी ऐसी दरख्वास्तें, आज जैसा कि इमरान खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को चैलेंज कर दिया है,
खान साहब दरख्वास्त लेके आए हैं, और भी कुछ मरदमशुमारी के हवाले से 90 दिनों में इंतखाबात कराने के हवाले से दरख्वास्तें दायर हुई हैं, उनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीटीआई के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन उनको नंबर नहीं लगा, लेकिन वो सवारे पीटीआई के साथ किसी न किसी तरीके से उनका ताल्लुक़ वास्ता है। तो ये तो जितना राइट एक्सरसाइज हुआ आर्टिकल 184 300 मोटो का, वो नज़र आ रहा है कि जैसे इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल किया गया। बाकी आप मुझसे बेहतर फैसला कर सकते हैं, मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है। तो जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो कोई क्यों ना कहेगा कि ये तो नैब न्याजी गठजोड़ के बाद कहीं बंदयाल न्याजी मुबैना तौर पे बज़ाहिर गठजोड़ तो नहीं, लेकिन फ़ैसला आपका है। मैंने तो सिर्फ हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं, मैं कोई फ़ैसला नहीं दे रहा। ये मैंने 2023 का बताया है, 2022 का भी मेरे पास है, वो कल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जाते जाते नाज़रीन एक अफसोसनाक खबर जिसने मुझे भी रुला दिया। आज इस्लामाबाद के एक इलाके I-11 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद ने मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, और उनका जो 2 साल का बच्चा था वो हाथ में फीडर लेके अपने वालिद अपनी वालदा के अतराफ़ में घूमता रहा। दिल चीर देने वाले मनाज़र थे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।